दोस्तों नमस्कार। देश नीति के एक खास कार्यक्रम अब होगा न्याय में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रविकांत। एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है प्रयागराज से। अनीता नाम की एक महिला जो बिना किसी इलाज के दम तोड़ देती है और मूलभूत सुविधाओं का आलम यह है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, कि उस महिलाओं को न तो इलाज मिलता है और न ही चार कंधे मिलते हैं। विश्व गुरु भारत बन रहा है। क्या इस देश में लोगों के साथ इस तरह से न्याय होगा? वो महिला जिसे बांस पर लाद करके उसके पिता और उसका पति ले जा रहा था, शुक्र है कि उस प्रयागराज के लोगों ने उनकी मदद की। कम से कम ऑटो नसीब हुआ। मुझे याद पड़ रहा था कि कोरोना के दौर में जो इस देश ने देखा, लाशें पटी हुई थीं गंगा के किनारे, शव जल रहे थे और आग की ज्वाला को पट्टियों में, तख्तियों से ढका जा रहा था ताकि ये ना पता चल सके कि कितनी लाशें हैं, कितनी मौतें हुई हैं, और मौतों को छुपाया जा रहा था। क्या ये किसी भी सरकार का न्याय है? जो सरकार, जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर के सरकार चलाता है, वो अपने लोगों को इस तरह से कैसे छोड़ सकता है? और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी आयुष्मान योजना को लेकर के बात कर रहे हैं। कार्ड बन रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है। और संवेदनहीनता का तो आलम यह है कि सरकार का कोई नुमाइंदा किसी की परवाह नहीं करता। और इस खबर ने जिस तरह से दलितों के जीवन पर जो सवाल खड़ा किया है, यह सरकार दलितों का वोट बटोर करके आई थी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक है। दलितों पर न जाने कितने जुल्म लगातार हो रहे हैं। दलितों पर तो क्या सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। देवरिया से लेकर के रायबरेली और उन्नाव तक की तमाम घटनाएं आपको याद आ रही। कहीं विश्वकर्मा को, दो भाइयों को मार दिया जाता है, कहीं देवरिया में 6-6 हत्याएं हो जाती हैं, तो कहीं उन्नाव में एक नाई परिवार को मार दिया जाता है। क्या इस आलम में आप किसी भी देश में कानून व्यवस्था और उसमें न्याय के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। ये जो अन्याय इस समय है, इसी को मैं हिंदुत्व के रूप में देखता हूं और इसीलिए कहता हूं कि जो मनुस्मृति का विधान है, जिसमें वंचित, दलित, स्त्री, आदिवासी, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं, जबकि संविधान इस समय सबसे ज्यादा जिस आर्टिकल पर जोर देता है, आर्टिकल 21, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या की है कि मनुष्य को सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और डिग्निटी तो मौत के बाद भी चाहिए। और यह सिर्फ कानून का मसला नहीं है। जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो क्या हिंदू आचार संहिता को भूल गए हैं? कोरोना में कितने लोगों की अंत्येष्टि हो रही थी, किस तरह से लाशों को फेंका जा रहा था, दफनाया जा रहा था। और आज भी ये 21वीं शताब्दी का भारत है। क्या कह करके सरकार बनाई गई थी और क्या हो रहा है? इतना ही नहीं, आप चले जाइए कल की तरफ। उत्तर प्रदेश में जनमानस किस तरह से बदल रहा है, ऊब चुका है। वो इस सरकार से किसी तरीके से पीछा छुड़ाना चाहता है। और यही वजह है कि कल भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी की बेहद खासम खास बहुत मजबूत मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका तो कोई किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती, जितने मजबूत माने जाते हैं। और एक दौर था जब योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरता था
तो 2-4 हजार लोग उनका हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुंच जाते थे। लोगों का ऐसा उनके प्रति भाव था क्योंकि वो एक मठ के महंत हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आलम यह है कि जो भय व्याप्त हुआ है समाज में और इस सरकार के जो कारनामे रहे हैं, उन कारनामों की वजह से लोगों का मोह भंग हुआ है। क्योंकि जो स्मृति ईरानी कभी महंगाई के खिलाफ सिलेंडर खोपड़ी पर लाद करके लोगों के न्याय की बात करती थी, महंगाई को कम करने की बात करती थी, जिन्होंने अमेठी में वादा किया कि 13 रुपए प्रति केजी चीनी मिलेगी लोगों को, और तो और महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल पर आप याद कीजिए, दिल्ली में जो रेप केस हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार के समय, और उस केस के खिलाफ स्मृति ईरानी ने मनमोहन सिंह के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, व्यक्तिगत हमला किया था, चूड़ियां तक भेजने की बात कही थी, वो स्मृति ईरानी खामोश रहीं जब मणिपुर की उन 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराई जा रही थी। वो स्मृति ईरानी और उनके भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिलाएं जो एक हथनी की मौत पर तो आंसू बहाती हैं, लेकिन उन्हें शर्म तब नहीं आती जब हाथरस में एक दलित बेटी का बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी मौत होती है, तब वो अपराधियों के पक्ष में खड़े होते हैं या खामोश होते हैं। क्या ऐसे न्याय होगा? संविधान में जिस शब्द को, प्रस्तावना में जिस शब्द को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई कि कोई भी लोकतंत्र या कोई भी सामाजिक व्यवस्था बिना न्याय के संभव नहीं है, और न्याय ही गांधी जी के शब्दों में कहूं तो अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचता है। लोहिया के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत, गांधी और नेहरू के सपनों का भारत, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान सभा में जिन सपनों को पिरोया था, क्या वो अब इस सरकार में उसका रत्ती भर भी पालन हो रहा? कोई परवाह नहीं है दलितों की, महिलाओं की, उन नॉर्थ ईस्ट के लोगों की। उनको झोंक दिया गया है कि आपस में वो लड़ और मर जाए। प्रधानमंत्री को रत्ती भर भी चिंता नहीं हुई। इजराइल का उन्होंने समर्थन किया, ट्वीट किया, लेकिन मणिपुर में जो आग लगी हुई है उस पर ट्वीट करने में उन्हें महीनों लग गए, और जा गए तो वो अभी तक नहीं। मैं कल जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं कि किस तरह से उस न्याय की अवहेलना के खिलाफ अब लोग खड़े होने लगे हैं। जो अमेठी पूरे देश की हॉट लोकसभा सीट है, और इसलिए है क्योंकि वहां गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लोग लंबे समय से वहां से चुन करके आ रहे। संजय गांधी सबसे पहले वहां से सांसद रहे, फिर राजीव गांधी वहां से सांसद रहे। 1999 में सोनिया गांधी वहां से चुन करके पार्लियामेंट पहुंचती हैं। राहुल गांधी तब पढ़ाई कर रहे थे, और राहुल गांधी जब भारत की सियासत में बेमन से दाखिल होते हैं, और मैं बेमन इसलिए कह रहा हूं कि ये वो शख्स है जिसने अपनी मां को रोका कि वो प्रधानमंत्री का पद स्वीकार न करें, हट की, जिद की, क्योंकि वो अपने पिता की शहादत को देख रहे थे। उन्होंने अपनी दादी को मरते हुए देखा कि किस तरह से वो मौत की जब खबर आती है तो वो स्कूल में थे। इस घटना का जिक्र उन्होंने किया, और उसको स्कूल में जब प्रिंसिपल ने बुलाया तो उनको कुछ आशंका हुई, और घर पर आकर के जो फोन उनको आया उससे पता चला कि उनकी दादी की हत्या कर दी गई है। और इसीलिए राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनका परिवार, उनकी मां सियासत में आए और प्रधानमंत्री बने, और वो नहीं हुआ। जो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लगातार परिवारवाद का सवाल उठाती है, वो क्या ये भूल गई है या लोगों को भुलावे में रखना चाहती है कि 1984-85 के बाद गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। राजीव गांधी के बाद जो भी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री हुए उसमें से कोई भी गांधी परिवार का नहीं था। लेकिन आरएसएस को इस बात की कोई परवाह नहीं, उन्हें तो लोगों की आंखों में धूल झोंकना है और सत्ता पर काबिज होकर के अन्याय करना है, अत्याचार करना है। वो हिंदुत्व क्यों है?
हिंदू राष्ट्र की बात क्यों हो रही है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए इससे चेतावनी दी थी कि अगर हिंदू राष्ट्र कभी होता है तो वो दलितों और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। और ये उस इलाहाबाद में दिख रहा है, उस प्रयागराज में दिख रहा है। केवल नाम भर बदलने से कोई शहर मेट्रो सिटी नहीं बन जाता, कोई स्मार्ट सिटी नहीं हो जाता। वहां भी मूलभूत सुविधाओं का इतना अभाव है कि वो मुसहर परिवार बांस में लेकर के डेड बॉडी को जा रहा है। और इधर अमेठी में अब लोग ऊब करके योगी आदित्यनाथ की उस रैली में, जिसमें स्मृति ईरानी भी है, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन था, 613 करोड़ की योजनाओं को वहां पर पेश किया गया, माने चुनाव के ठीक पहले। और यही स्मृति ईरानी जो 2019 के चुनाव में 55,000 वोट से राहुल गांधी को शिकस्त देकर के चुनी जाती हैं। और कैसे चुनी जाती हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। वहां के जो तमाम संगठन हैं उनको दबाव में लेकर के, विपक्ष के तमाम नेताओं को दबाव और प्रलोभन के जरिए राहुल गांधी को हराने की पूरी बिसात बिछाई जाती है। और इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को यह मालूम था कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन व्यक्ति होगा, इसीलिए राहुल गांधी की इमेज को करोड़ों रुपया बहा करके खराब किया गया। और फिर राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को 2014 में ही लगाया गया था, लेकिन उस समय वो 1,07,000 वोट से पराजित हुई थी। और फिर वो लगातार अमेठी जाती रही और उन्होंने लोगों को जिस तरह से वहां गुमराह किया, महंगाई के सवाल पर, उत्पीड़न के सवाल पर, कि वो वहां से चुनाव 19 में जीतती हैं। राहुल गांधी बायनाट से रिकॉर्ड मतों से 4 लाख से अधिक मतों से वो चुनाव जीतते हैं। और फिर जो घटनाक्रम हुआ उसका भी मैं जिक्र कर दूं कि वो सांसद बायनाट से थे, उस सांसद की सदस्यता को भी छीनने के लिए वो पूरी साजिश की गई, बिसात बिछाई गई उसी गुजरात में, जहां सेशन कोर्ट के जरिए अधिकतम 2 साल की सजा राहुल गांधी को मिलती है। तुरंत उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों में उनके घर को भी खाली करने का फरमान जारी कर दिया जाता है और उन्हें संसद की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्राप्त होती है। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को आपको लगातार अटैक करते रहना है, क्योंकि राहुल गांधी आदिवासियों, दलितों, ओबीसी के न्याय के सवालों पर बात कर रहे हैं। जब वो ये पूछते हैं कि कितने अधिकारी आदिवासी हैं, कितने अधिकारी ओबीसी समाज से आते हैं, मीडिया में कितने हैं, जुडिशरी में कितने हैं, तमाम और महकमों में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, दरअसल यही न्याय का सवाल है। इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं कि हर तबके का अपना प्रतिनिधित्व तमाम संस्थाओं में होना चाहिए, क्योंकि उनके जो सवाल हैं वो उन सवालों को, उनके कंसर्न को, उनकी चिंताओं को वही वहां पर आवाज दे सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी को किसी भी तरीके से परेशान किया जाए, लेकिन शायद अब उत्तर प्रदेश का जनमानस इसके लिए तैयार नहीं है। कल जो 25,000 कुर्सियां लगाई गई थी अमेठी में, उन 25,000 कुर्सियों में से अधिकांश कुर्सियां खाली थी। मुश्किल से 3 से 4,000 लोग दिखाई पड़ रहे थे। और योगी आदित्यनाथ जिस समय बोल रहे थे, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वीडियो आप लोगों ने देखा, उस समय लोग वापस जा रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे। वो कुर्सियां भी लोगों को नहीं रोक पाती, वो दोपहर का भोजन भी लोगों को नहीं रोक पाता, क्योंकि ये भाषण से लोगों का पेट नहीं भरता, भाषण से न्याय नहीं मिलता, भाषण से लोगों के अधिकार बहाल नहीं होते। और इसीलिए लोग अब पलटने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने उनके वादों को सुना, उन पर एतबार भी किया, एक बार नहीं 2-2 बार किया, लेकिन बदले में क्या मिला? वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, वादा किया गया था 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के जेब में आ जाएंगे, वादा किया गया था किसानों से कि 2022 तक उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी, वादा किया गया था कि महंगाई, बेकारी खत्म हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन लोगों को बदले में मिला क्या? मिला नोटबंदी। लोगों को मिली
तालाबंदी कोरोना में जब पुलिस वालों ने लाठियां भांजी लोगों पर, उन मजदूरों पर जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से निकल करके अपने घरों की तरफ जा रहे थे, उनके बच्चे भूख से व्याकुल थे, उन महिलाओं के पैर लहूलुहान हो रहे थे। वो देखे होंगे आपने तमाम दृश्य, एक महिला जो अपने सूटकेस पर अपने बच्चे को लिटाई खींचती हुई चली जा रही है, और ये बेरहम सरकार, निकम्मी, अंधी और बहरी सरकार, जिसमें कोई संवेदनशीलता नहीं थी, उसने कोई परवाह नहीं की कि लोग मरते हैं तो मर जाए। अब लोग इस सरकार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी यूट्यूब पर आकर के यूट्यूब को सब्सक्राइब करने की बात करते हैं, क्योंकि जो चैनल उनके थे, जो गोदी मीडिया के चैनल थे, वहां पर तो लोग आजकल चैनल बदल ले रहे हैं उनकी शक्ल देखकर। लोकप्रियता बहुत तेजी से गिर रही है नरेंद्र मोदी की। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कभी कुलियों के बीच पहुंचते हैं, विश्वकर्मा भाइयों के बीच गए, वो किसान परिवारों के बीच में गए, रामेश्वर को अपने घर बुला करके भोजन कराया। और वो राहुल गांधी जो हाथरस में उस बलात्कार की भोक्ता बेटी के घर भी गए थे, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए। मणिपुर भी गए थे, उन लोगों को, कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, हिंसा खत्म करने के लिए। उन राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की इस देश में शांति स्थापित करने के लिए, सौहार्द स्थापित करने के लिए, क्योंकि जब तक किसी भी देश में शांति और सौहार्द नहीं होगा तब तक देश में कभी न्याय स्थापित नहीं हो सकता है। लोगों के अपने अधिकार बहाल नहीं हो सकते हैं, लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो फिर कैसे उनका पेट भरेगा। कल की हंगर इंडेक्स ये बताता है कि भारत की भुखमरी की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। असमानता की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। लोग अपनी खेती छोड़ करके मजदूरी करने के लिए अब शक्त हैं, लेकिन मजदूरी भी नहीं मिल रही है। किसान तमाम आत्महत्या कर रहे हैं। ये क्या न्याय है? और वो भी एक संवैधानिक लोकतंत्र में। और इसीलिए चाहे योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएं 613 करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर के, या स्मृति ईरानी, वो तो हीरोइन है, क्योंकि सास भी कभी बहू थे, लोग उनको बड़ा पसंद करते थे, स्टार प्रचारक हैं। लेकिन आज उनको देखने के लिए भी अमेठी में, जिसे वो अपना घर बताती है, वहां भी लोग नहीं पहुंचे थे। ये दो घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, डबल इंजन की सरकार जो फेल हुई है, वो पूरे देश में अन्याय का प्रतीक बन गई है, वो हिंसा का प्रतीक बन गई है, वो अत्याचार का प्रतीक बन गई है। और इसीलिए कभी मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जाती है एक भाजपा के नेता के द्वारा, कभी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में एक महिला की साड़ी खींची जाती है भाजपा के नेता के द्वारा। और ये वो लोग हैं जो भारत की संस्कृति की दुहाई देते हैं। दरअसल न तो इन्हें भारत की फिक्र है, न संस्कृति की फिक्र है, और न ही इन्हें लोगों की फिक्र है, बल्कि चिंता केवल और केवल उस सत्ता की है, उस कुर्सी की है। लेकिन अब दिनकर के शब्दों में कहूं तो जनता जो कह रही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, न्याय की स्थापना के लिए, लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए, मीडिया को स्वतंत्र करने के लिए, और तो और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, बच्चों की शिक्षाओं के लिए जरूरी है कि हुक्मरान जो सत्ताधीश जो तानाशाही पूर्ण तरीके से सत्ता चला रहा है, उसे अब विदाई देने का वक्त आ गया है। विदाई दे दी जाए, और यही लोगों की भावनाएं हैं। और इसीलिए चाहे अमेठी के दृश्य हो, या अभी चुनाव में देखिएगा कि लोग बुलाने पर भी, लंच का पैकेट पर भी, कुर्सियों की व्यवस्था पर भी नहीं पहुंचने वाले हैं। और यही मुश्किल उनकी इस समय राहुल गांधी पर और ज्यादा प्रहार कर रही है। शुक्रिया।